आज हम मिडवाइफरी का यूनिट 1 का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट का नाम है प्रसाविका, मिडवाइफ प्रसाविका। पहले समझेंगे प्रसाविका होता क्या। प्रसाविका आमतौर पर एक महिला होती है जो जब महिला को डिलीवरी होते समय सहायता करती है, उसे प्रसाविका कहते हैं। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1 है, प्रसूति विज्ञान आयुर्विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किससे संबंधित सभी विषय पर अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर है गर्भावस्था, प्रसव एवं सूतिकावस्था से संबंधित अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 2 है, हमारे देश में दाइयों के शैक्षणिक प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रथम प्रयास किसने किए थे। प्रथम प्रयास मिस हेवलेट द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 3 देखेंगे, बोर्ड समिति ने उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु का प्रमुख कारण किसे बताया। कुशल एवं योग्य मिडवाइफ की कमी बताया बोर्ड समिति ने। क्वेश्चन 4 देखेंगे, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति किसने की। कतार सिंह ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन 5, नर्सों एवं दाइयों के पंजीकरण की शुरुआत कब और किसने की थी। तो इसका आंसर है 1926 में और मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6, मिडवाइफ का शाब्दिक अर्थ क्या है। मिडवाइफ का शाब्दिक अर्थ होता है महिला के साथ। क्वेश्चन 7 देखेंगे, मिडवाइफ की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ICM के द्वारा दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ। क्वेश्चन 8 देखेंगे, सुश्री हेवलेट द्वारा दाइयों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो स्कूल की स्थापना अमृतसर में की गई थी। क्वेश्चन 9 देखेंगे, भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना कब की गई। तो भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना 1947 में की गई है। आगे हम देखेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 2। इसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला जनन। इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि महिला के जनन अंग से संबंधित होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मादा बाह्य जनन अंग को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो बाहरी अंग होता है उसको हम वल्वा देवभग कहते हैं। क्वेश्चन 11 देखेंगे, वास्तविक श्रोणि को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम समझ ले कि श्रोणि क्या होता है। श्रोणि होता है जो मेरा जनन अंग होता है, और जैसे यूट्रस हुआ और वो यूरेथ्रा या फिर चाइल्ड बर्थ के लिए जो मार होता है, और उसी कमर के पास आगे और पीछे वही होता है पेल्विक एरिया। जैसे श्रोणि हिंदी में पेल्विक वही होता है। तो उसमें ट्रू पेल्विस को कितने भाग में विभाजित किया गया ये पूछता है। तो ट्रू पेल्विक है जो 3 भाग में विभाजित है। पहला है इनलेट, कैविटी और आउटलेट। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, पेल्विक के ब्रिम के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं। पेल्विक है उसमें ऊपर और नीचे ब्रिम होता है, दोनों 2 तरह के होता है, दो तरह के होता है और अपना अपना उसका काम भी अलग अलग है।
पहला होता है फॉल्स पेल्विस और दूसरा होता है ट्रू पेल्विस। ऊपर वाला होता है फॉल्स और नीचे वाला होता है ट्रू। मतलब फॉल्स मतलब उसका चाइल्ड बर्थ के समय उसका महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, और ट्रू पेल्विस है उसे चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा माना जाता है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, फीमेल पेल्विक को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये चार प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। आगे क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे, फैलोपियन ट्यूब के सिरे पर स्थित अंगुली रूपी संरचना को क्या कहते हैं? तो अंगुली संरचना होती है उसको फिम्ब्राई कहते हैं। क्वेश्चन 15 देखेंगे, गर्भाशय का सामान्य अवस्था में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 1.25 सेंटीमीटर होती है। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय की वजन कितना होता है? 50 से 80 ग्राम होता है। क्वेश्चन 17 देखेंगे, फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है? तो एम्पुला भाग में होता है, जहाँ पे फैला होता है ट्यूब। क्वेश्चन 18 देखेंगे, ओवरी को कितने भाग में बांटा गया है? तो एक जोड़ी में ओवरी 2 होता है, दोनों साइड से होता है। ओवम का निर्माण कहाँ होता है? तो ये ओवरी में होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, ब्रेस्ट के अगले सिरे को क्या कहते हैं? तो ब्रेस्ट के जो अगले सिरे होते हैं उसको एरियोला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें ब्रेस्ट का कौन सा मिल्क सिक्रेशन करता है? तो ये अल्बुलाइज है। क्वेश्चन 22 देखेंगे, गर्भाशय की सबसे सामान्य संस्थिति है इन्वर्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, चाइल्ड बियरिंग बच्चे को जन्म के लिए आदर्श पेल्विस कौन होता है? तो ये गायनोकॉइड पेल्विक होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 24, गायनोकॉइड पेल्विस की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये राउंड ब्रिम होता है। पेल्विक आउटलेट का अधिकतम व्यास कौन सा होता है? अग्रपक्ष व्यास होता है। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे 26, पेल्विक आउटलेट का अग्रपक्ष का व्यास कितना होता है? तो 13 सेंटीमीटर होता है। आगे हम देखेंगे यूनिट 3 का, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की क्रियाविधि, कैसे जनन होता है? देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु यानी सेकेंडरी ओसाइट के निषेचित होने पर किसका निर्माण होता है? तो इसमें दो चीज का निर्माण होता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियर और सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। निषेचन न होने पर एक अंडाणु अंडोत्सर्ग के पश्चात कितने घंटे में विघटित होकर नष्ट हो जाता है? तो 24 घंटों में। आगे देखेंगे, भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय में प्रवेश करता है? तो ये ब्लास्टोसिस्ट में। 30 नंबर देखेंगे, भ्रूण का परिवर्धन हेतु तो पोषण प्रदान करने वाले सतह से संलग्न होना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण भ्रूण के किस स्तर से होता है? एक्टोडर्म स्तर से। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो सिम्पाइसिस प्यूबिक संधि को ढीला कर प्रसव को आसान बनाता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी महिला में गर्भाशय के सूचक हार्मोन होता है वो एचसीजी होता है। नाभि नाल किससे मिलकर बना होता है? तो ये एमनियोन 2 प्लेसेंटल आर्टरी होता है
एक प्लेसेंटा वेन एवं वास्कुलर संचाली से मिलकर बने होते हैं। नाभि में प्लेसेंटा होता है, उसमें 2 आर्टरी होता है और एक वेन होता है। तो ये वेन है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चे फीटस में, और आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है। आगे देखेंगे इम्प्लांटेशन कितने दिन में शुरू होता है और कितने दिन में पूर्ण हो जाता है। तो ये 6ठे या 7वें दिन से प्रारंभ होता है और 11वें दिन पूर्ण हो जाता है। आगे देखेंगे एमनियोटिक फील्ड की मात्रा कितनी होती है, तो उसे ओलिगो हाइड्रोएमनियोस कहलाती है। तो ये 200 से ml हो जाता है, तो उसे हाइड्रोएमनियोस तो ओलिगो हाइड्रोएमनियोस कहलाती है। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे। और कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट करें। थैंक यू।